हेलो एवरीवन। ये वीडियो सेशन उन स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है जो इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं। मतलब अगर कोई डिप्लोमा इंजीनियरिंग डिप्लोमा के फील्ड में है तो उसके लिए क्या क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। जो डिप्लोमा करने की सोच रहे हैं उनको ये बातें पता होनी चाहिए कि डिप्लोमा करने के बाद मेरे पास कहाँ पे कैरियर ऑप्शन अवेलेबल होंगे। और जो डिप्लोमा के अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर में है तो उनको अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए कि उनको किस फील्ड में किस तरह की जॉब करनी है। और जो लोग डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं, जो जॉब की तलाश में सर्च कर रहे हैं, उनको भी एक जानकारी मिलेगी कि कहाँ कहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं। मेनली इस वीडियो सेशन में हम वैसे तो डिफरेंट कैरियर पाथ के बारे में थोड़ा जानकारी देंगे ही, बट मेनली मैं यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर और पीएसयू मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में किस तरह की नौकरी आती हैं, क्या क्या पेपर एलिजिबिलिटी, उसके लिए एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन, ब्रीफ जानकारी देने के लिए ये वीडियो सेशन बनाया गया है। तो इसमें मेन फोकस गवर्नमेंट और पीएसयू सेक्टर होगा। ठीक। और ये वीडियो सेशन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। ठीक है, क्योंकि होता क्या है कि फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले लिया, उसके बाद पता ही नहीं है करना क्या है। क्लास में हम जाते हैं, पूछते हैं कि हाँ भाई क्यों आए हो डिप्लोमा करने, कि बस घर वालों ने भेज दिया या कुछ और था नहीं करने को। मतलब अजीब अजीब से आंसर होते हैं स्टूडेंट्स के। अगर उनको पता हो फर्स्ट ईयर में ही या सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर में ही कि भाई हमको कितने कितने कैरियर ऑप्शन से अवेलेबल है, तो उस हिसाब से आप अपना टारगेट, अपनी स्ट्रेटजी, उसका एक रोड मैप बना सकते हैं कि भाई हमें करना क्या है, किस फील्ड में जाना है, कि मुझे प्लेसमेंट ही चाहिए या गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है। गवर्नमेंट में जो अगर अवेलेबल नहीं है तो पीएसयू क्या होता है, रेलवे, मतलब कहाँ कहाँ पे आप एक अपना कैरियर बना सकते हैं। तो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। तो इसमें जो डिप्लोमा सेक्टर के फील्ड में है उनके लिए वेरियस कैरियर ऑप्शन होते हैं। सबसे पहला होता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट दो तरह की होती है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट में भी इंजीनियर्स की ज़रूरत होती है। जब हम डिप्लोमा की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे इंजीनियर मतलब जूनियर इंजीनियर की बात कर रहे हैं। ठीक, तो गवर्नमेंट सेक्टर, स्टेट और सेंटर में दोनों में जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत होती है। ऐसी पब्लिक सेक्टर्स यूनिट हैं। पब्लिक सेक्टर यूनिट जैसे आपने कंपनियों के नाम सुने होंगे, जो बिजली उत्पादन करती हैं, जैसे एनटीपीसी हो गया, और फिर बिजली का ट्रांसमिशन करती हैं जैसे पीजीसीआईएल, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया। उसके बाद काफ़ी कंपनियां जो ऑयल सेक्टर में, जैसे ओएनजीसी हो गया, एचपीसीएल, बीपीसीएल, तो ये बहुत कंपनी पब्लिक सेक्टर कंपनियां होती हैं। आगे हम देखेंगे इनके बारे में थोड़ा सा कि कौन कौन सी होती हैं और क्यों इनको मतलब गवर्नमेंट सेक्टर ही माना जाता है, पीएसयूज को। उसके बाद आता आपका तीसरा ऑप्शन है कि भाई मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाना है, कॉरपोरेट सेक्टर में जाना है, कि किसी को कॉरपोरेट लाइफ अच्छी है या सिटीज़ में ही रहना है, तो मतलब वो उसके लिए प्राइवेट सेक्टर एक ऑप्शन होता है डिप्लोमा के बाद। फिर एक चौथा ऑप्शन है स्टार्टअप। स्टार्टअप या कह लो अपना कोई बिजनेस, कि ठीक है हम 1-2 साल नौकरी कर लेंगे, उसके बाद हमको फिर कुछ अपना काम करना है। और फिर एक ऑप्शन आता है कि भाई चलो डिप्लोमा हो गया, अब आगे क्या, हमें और पढ़ना है। किसी को इंजीनियरिंग अच्छी लगी, बहुत अच्छी लगी, उसका मन कर गया कि भाई मुझे तो आगे पढ़ना। तो फिर आगे क्या क्या कैरियर ऑप्शन होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे इसमें। उसके बाद होता है एक नॉन टेक्निकल जॉब। नॉन टेक्निकल जॉब में वो सारी जो मैं बोल रहा हूँ जो आपके जूनियर इंजीनियर से अलग है। फिर वो कुछ भी हो सकती है आपकी, जो मतलब अलग अलग पब्लिक कमीशन है, स्टेट के अलग हैं, सेंटर के अलग हैं, अदर सेक्टर में जो भी जॉब्स हैं,
जो आपके इस डिप्लोमा सेक्टर से अलग है, उस फील्ड में भी आप जा सकते हैं। तो कैसे जा सकते हैं वो भी यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहला है गवर्नमेंट सेक्टर। अच्छा, गवर्नमेंट सेक्टर में हर साल वैकेंसीज आती हैं। जैसे सबसे पहला हर साल एक एग्जाम होता है एसएससी जेई, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है, जो कि सेंट्रल एक एजेंसी है जो सेंट्रल के जो डिपार्टमेंट हैं, विभिन्न डिपार्टमेंट में जहाँ जूनियर इंजीनियर की ज़रूरत होती है, उनके लिए क्या एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। इसमें मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांचें फॉर्म भर सकती हैं। ठीक, तीनों ब्रांचों के पेपर होते हैं उसमें। पहले तो एसएससी जेई में पहले प्री होता था, मेन होता था और मेन रिटिन होता था। अभी थोड़ा पैटर्न उन्होंने चेंज कर दिया है। और ग्रुप सी की जॉब्स में जो ये जूनियर इंजीनियर की जॉब होती हैं, सब ग्रुप सी की आती हैं। अच्छा, जॉब्स में भी सेक्शन होते हैं, जैसे ग्रुप ए जो अधिकारी होते हैं, गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं। उसके बाद ग्रुप बी की जॉब्स आती हैं, उनमें कुछ गजेटेड नॉन गजेटेड होती हैं। फिर आती है ग्रुप सी। तो जो बीटेक लेवल से इंजीनियर बनते हैं वो ग्रुप बी के या ग्रुप ए के इंजीनियर बनते हैं। ए के होता है जैसे आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। ऐसे फिर ग्रुप बी आता है। तो ये जो एसएससी जेई या जूनियर इंजीनियर होता है वो ग्रुप सी की जॉब होती है। उसके बाद नीचे ग्रुप फिर डी आता है, जिसमें पियोन, चपरासी, दफ्तरी वगैरह होते हैं। तो ये ग्रुप सी की जॉब्स में सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कहा था कि कहीं भी इंटरव्यू नहीं होगा। तो पहले एसएससी जेई में इंटरव्यू हुआ करता था, जो कि 2000 आई थिंक 16 के बाद से वो डिसकंटिन्यू कर दिया। वहाँ पे कोई इंटरव्यू नहीं होता। तो कहीं भी जूनियर इंजीनियर की जहाँ भी जॉब होगी वहाँ पे इंटरव्यू आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये आपको थोड़ा सा एक कहें कि बिल्कुल अपोजिट चीज हो जाती है गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट सेक्टर में। प्राइवेट में आपके जॉब ही इंटरव्यू पे मिलती है और गवर्नमेंट सेक्टर में वो इंटरव्यू ही नहीं ले रहे। तो यहाँ पे आपको रिटिन क्लियर करना पड़ेगा, एमसीक्यू टाइप एग्जाम आएगा जो कि आपको क्लियर करना पड़ेगा। एसएससी जेई आता है जिसमें वैकेंसी वेरी करती हैं, सिविल की ज़्यादा होती हैं, फिर मैकेनिकल की होती हैं, इलेक्ट्रिकल की होती हैं। एसएससी जेई में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। डिपार्टमेंट जैसे सेंट्रल में पीडब्ल्यूडी हो गया, या फिर एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस हो गया, बीआरओ बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो गया। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे वैकेंसी की ज़रूरत होती है वो एसएससी के पास आती है और वो उनके लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। यह एग्ज़ाम हर साल होता है। उसके बाद रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, आरआरबीज की वैकेंसी आती है, जो कि हमारी रेलवे जो कि इंडिया में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करती है, वहाँ पे जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती है। अब इसमें ये है कि रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में हर साल नहीं आती, पर जब आती है तो बल्क में आती हैं। अभी जैसे 2018-19 के आसपास में 14,000 जेई की वैकेंसी आई थी। अब 14,000 जेई की वैकेंसी तो एसएससी जेई में 5 साल में भी नहीं आती मिलके। तो रेलवे बोर्ड में होता क्या है कि एक साथ वैकेंसी इकट्ठा होंगी और वो फिर 3 साल में या 4 साल में, मतलब इनका मेनली 3 साल का रहता है। 2-3 साल बाद इनका रिक्रूटमेंट आता है, उनका एक एग्जाम होता है प्री मेन, और फिर वहाँ पे आपको मेडिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जॉब मिल जाती है। तो जैसे अगर जो फर्स्ट ईयर में है, मतलब तो वो जब तक फाइनल ईयर में आएंगे, मतलब एक चांस आपको जरूर मिलेगा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड में जेई का एग्जाम देने का। ठीक है, मतलब डिप्लोमा के जस्ट बाद आ जाएंगे या एक साल बाद आ जाएंगे। उसके बाद कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस हैं जो डिफेंस वगैरह सेक्टर में काम करते हैं, जैसे डिफेंस इक्विपमेंट बनाते हैं, जैसे डीआरडीओ होगा, डिफेंस रिसर्च। ठीक, उसके बाद इसरो हो गया, हमने सबने सुना है, रॉकेट वगैरह। एनपीसीआई न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन इंडिया लिमिटेड, बार्क भाभा एटॉमिक। उसके बाद बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। तो ये जितनी भी ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, गवर्नमेंट कंपनियां कह लीजिए, ये प्योर गवर्नमेंट होती हैं।
अभी हम पीएसयूज पढ़ेंगे, पीएसयू के बारे में बताऊंगा कि वो प्योर गवर्नमेंट नहीं होती हैं। तो जैसे डीआरडीओ है, इसरो है, ये फुल्ली गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है। उनमें जो पे स्केल होता है वो गवर्नमेंट वाला होता है। तो यहाँ पे डीआरडीओ, इसरो, एनपीसीआईएल, बार्क, बीईएल, यहाँ पे जेई की वैकेंसी लगातार आती रहती है। अब ऐसा नहीं होता एसएससी जेई की तरह कि हर साल आएंगी। कभी डीआरडीओ में आ गई किसी साल, फिर इसरो में आ गई, कभी हो गया दोनों में आ गई, कभी एनपीसीआईएल में आ गई। तो हर साल एक दो इनमें से वैकेंसी आती रहती हैं जिनके पेपर होते हैं। अच्छा, एसएससी जेई का अलग पेपर होगा, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का अलग पेपर होगा, डीआरडीओ का अलग होगा, इसरो का अलग होगा, एनपी सबका अलग अलग पेपर होगा। तो आपको बहुत सारे एग्जाम देने को यहाँ पे मिलते हैं कि अगर एसएससी जेई में नहीं हुआ, चलो रेलवे में ट्राई कर लेते हैं, डीआरडीओ में ट्राई कर लेते हैं। उसके बाद कुछ डिफेंस सेक्टर्स जैसे इंडियन एयरफोर्स में जेई की वैकेंसी आती हैं, आर्मी में आती हैं, एयरफोर्स में वो क्या नाम है, अभी तो अग्नि वायु कर दिया है। पहले वो ग्रुप एक्स वाई हुआ करता था जिसमें डिप्लोमा मैकेनिकल मेनली लोगों को लिया जाता था। तो वहाँ पे आप एक कैरियर ऑप्शन देख सकते हैं। ऐसी नेवी, कोस्ट गार्ड में आती है, यहाँ पे सब जगह जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी आती हैं। और सभी ब्रांचेस की आती हैं। मेनली मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल रहता है, बट इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, अब तो कंप्यूटर साइंस की काफ़ी वैकेंसी आने लगती है, पहले नहीं आती थी गवर्नमेंट सेक्टर में। हालांकि एसएससी जेई में अभी भी नहीं है, बट इसमें डीआरडीओ, इसरो वगैरह में आती हैं। ऐसे ही कुछ सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मेडिकल हो गया, एम्स हो गया, आईआईटीज हो गई या अदर यूनिवर्सिटीज हो गई। तो वहाँ पे जो, अब वहाँ पे भी तो काम चल रहा है ना, पीडब्ल्यूडी का एम्स बनता है। वहाँ पे कुछ अंदर देख रेख की चीज़ें जो रोजाना का देख रेख करना होता है, बिजली का या कंस्ट्रक्शन का, भवन का, बिल्डिंग सब, तो उनके लिए जेई की ज़रूरत होती है। तो एम्स में काफ़ी सारी वैकेंसी आती हैं, उनमें से कुछ वैकेंसी जेई की होती हैं। ऐसी आईआईटीज में निकलती रहती हैं, हर साल निकलती हैं। बस आपको सर्च करना है कि ये वैकेंसी अब आई है, मैं फॉर्म भर दूँ। बहुत से टाइम ऐसा होता है, आप बच्चों को पता ही नहीं होता कि कहाँ वैकेंसी आई हैं, और वो वैकेंसी निकल जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता। तो सारी वैकेंसी ऐसी जाती रहती है। तो अच्छा, इनमें होता क्या, ऐसे ही फिर स्टेट गवर्नमेंट होता है यहाँ पे। स्टेट गवर्नमेंट जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एसएससी जेई एग्जाम कराता है, ऐसे स्टेट में स्टेट का स्टाफ सिलेक्शन कमीशन होता है एसएससी। जैसे उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी के नाम से है, बिहार में बीएसएसएससी के नाम से है, दिल्ली में डीएसएसएसबी के नाम से है, ये झारखंड जेएसएससी हो गया, हरियाणा एचएसएससी हो गया। ऐसे ही मध्य प्रदेश, हर स्टेट का अपना एक रिक्रूटमेंट बोर्ड है जिसके थ्रू हर साल जो भी स्टेट में वैकेंसी होती है जेई की, वो निकलती रहती हैं। ऐसी राजस्थान एसएससी हो गया। उसके बाद हर स्टेट का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट होता है। जैसे उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड। ऐसे ही राजस्थान में है, हरियाणा विद्युत विभाग है। तो हर विद्युत विभाग में जेई की वैकेंसी आती है। इलेक्ट्रिकल की ज़्यादा होंगी ऑब्वियसली, क्योंकि इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल के साथ साथ देखो, जहाँ इलेक्ट्रिकल होगा वहाँ मैकेनिकल जरूर होगा। दोनों ये एक ही इंजीनियर होते हैं। अभी आप यहाँ पे जैसे पढ़ोगे, डिप्लोमा करते हो, तो यहाँ पे रहता है हम्म, कि हम मैकेनिकल इंजीनियर हैं, हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं। तो जब आप इंडस्ट्री में जाते हो, जैसे अगर आप इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाओगे या एनटीपीसी में जाओगे, तो वह मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल दोनों को पावर इंजीनियर बोला जाता है, जो पावर के सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो वहाँ पर फिर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कुछ नहीं होता। तो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में भी मैकेनिकल, सिविल और इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर, ये सभी की वैकेंसी आती रहती हैं। ऐसी कुछ स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे यहाँ पे एम्स होते थे, आईआईटीज, यूनिवर्सिटी, ऐसी स्टेट की यूनिवर्सिटीज वो जो हैं, या फिर स्टेट के हॉस्पिटल्स हैं, स्टेट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ पे जेई की लगातार वैकेंसी आती रहती हैं। तो ये है गवर्नमेंट सेक्टर, प्योर गवर्नमेंट सेक्टर, जिसमें मेन एग्जाम होगा एसएससी जेई का। और जो बाकी एग्जाम होंगे
ये किसी के भी DRDO, इसरो, NPCIL या फिर DSSP, ये सभी जो हैं इनका जो पैटर्न होता है वो लगभग SSC JEE को ही फॉलो करते हैं सभी लोग। तो अगर आप SSC JEE की तैयारी आप करते हैं फर्स्ट ईयर से, सेकेंड ईयर से या थर्ड ईयर से, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, SSC JEE का एडवर्टीजमेंट निकालना है। 2025 का आ चुका है, फॉर्म भी भरा जा चुका है जुलाई में, हर साल आता है। उसमें देखिए आपकी कौन कौन से सब्जेक्ट अपनी ब्रांच के, किस किस सब्जेक्ट के कौन कौन से सिलेबस है, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं। ये जो आप डिप्लोमा में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये सब कुछ नहीं आता है एग्जाम्स में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ फर्स्ट ईयर तक सीमित है, वहीं तक रखिए उसको। उसके बाद आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। जब आप इनके पेपर पैटर्न को, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखोगे कि रीजनिंग आता है, जीके आता है, अगर स्टेट में तो हिंदी भी पूछते हैं वो लोग, और आर्थमेटिक आता है, जो आपका ये ब्याज बट्टा चक्रवृद्धि ब्याज वो वाला मैथ आता है। ठीक, ये मैट्रिक्स और ये इंटीग्रेशन ये कुछ नहीं आता। कहीं कहीं PSU में आता है, वो मैं बताऊंगा, उसके लिए आप प्रिपेयर करेंगे। बट मेनली SSC JEE को आप बेस बनाइए, और उसके बेस पे सारे एग्जाम्स की तैयारी का आपका बेस बन जाएगा। कभी कभी जैसे मान के चलो NPCIL में वैकेंसी आई, तो उसमें वो सिलेबस देंगे, तो मान के चलो SSC JEE का आपका कवर है, तो एक आध सिलेबस ज़्यादा, सब्जेक्ट ज़्यादा दे दिया, टॉपिक ज़्यादा दे दिया, तो उसको आप पढ़ के कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक। और इसमें सैलरी का स्ट्रक्चर देखो, ये होता है कि ये, क्योंकि अच्छा, यहाँ पे ये दो सैलरी स्ट्रक्चर पर रिक्रूटमेंट होता है मेनली। एक 4200 के रेट पे, जिसमें बेसिक पे 35,400 होती है। ठीक। और दूसरा होता है ये 4600 के रेट पे, 46 था, 4600, जिसमें 44,900 बेसिक पे होती है। तो जैसे अगर 35,400 बेसिक पे है, तो उसके बाद DA लगेगा, जो कि अभी 55-56% है, उसके बाद HRA मिलेगा। तो ये लगभग अभी आपको मिलकर पूरा ग्रोस सैलरी लगभग 60,000 होती है। इसी अगर 44,900 आपकी बेसिक पे है, अब 4600 ग्रेड पे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का मैं बता रहा हूँ, जैसे उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड में तो जूनियर इंजीनियर रिक्रूट होते हैं, वो 4600 ग्रेड पे होते हैं, और उनकी सैलरी लगभग 70,000 ग्रोस होती है, जो कि हर मंथ 3% के इंक्रीमेंट से बढ़ती भी रहती है। तो बहुत सी जगह कहीं 4200, कहीं 4600 ग्रेड पे आपका रिक्रूटमेंट होता है। आप इनके पेपर पैटर्न पढ़िए। पेपर पैटर्न कैसे पता चलेगा, आप सबसे पहले एडवर्टीजमेंट निकालिए, आप इंटरनेट पे जाइए, वहाँ सर्च कीजिए SSC JEE एडवर्टीजमेंट, RRB का एडवर्टीजमेंट पढ़िए, DRDO के में JEE की वैकेंसी का पढ़िए, NPCI में सबके आपको कुछ ना कुछ अलग अलग पैटर्न मिलेंगे। और इनके सबके आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकालिए कि वो पूछ क्या रहे हैं। उसके बाद देखिए कि कट ऑफ कितनी जा रही है वहाँ पे। जब ये आप इतना काम कर लेंगे, तो आपका एक सेट हो जाएगा कि अच्छा, कि मैं कौन सी नौकरी के लायक हूँ, क्या मैं कर भी सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो मुझे क्या क्या अभी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। अब डिप्लोमा करने के बाद ये थोड़ा चीजें, एक वो हो जाता है ना कि डिप्लोमा हो गया, अब कुछ तो करें। तो जब वैकेंसी आती है, आपकी तैयारी होती नहीं है, तो फिर आप इधर उधर से कुछ भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए, कुछ चले जाते हो और कुछ हो नहीं पाता। तो आपको अगर इन सेक्टर्स में जॉब चाहिए, तो 1.5 साल, 2 साल, 1 साल तो कम से कम लगातार तैयारी करनी पड़ेगी फोकस होके। कोई ये ना सोचे कि बस डिप्लोमा अब हाथ में आ गया, नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब लेनी आसान नहीं है। वहाँ पे कंपटीशन होता है, लिमिटेड वैकेंसीज होती हैं। तो आपको, अच्छा, अच्छी बात यह कि वैकेंसी होती है ना, मतलब आप डिप्लोमा में आए, तो आप तैयार कर, कितना अच्छा सेक्टर है, आप तैयार कीजिए, 3 साल अपने यूटिलाइज कीजिए उसमें। जो फाइनल ईयर में वो अपने से 1 साल जो बचा है, उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। अब इसमें होता क्या है कि आप फाइनल ईयर में एग्जाम नहीं दे सकते। PSU में आगे बताऊंगा, वहां तो कहीं दे भी सकते हैं, बट जो है प्योर गवर्नमेंट सेक्टर की जो होती है, उनको 3 साल का डिप्लोमा चाहिए,
और डिप्लोमा चाहिए उनको, मतलब फॉर्म भरते टाइम आपके हाथ में डिप्लोमा होना चाहिए। अब आप सोचो मन नहीं पहले डिप्लोमा आ जाए उसके बाद तैयारी करेंगे, नहीं ऐसे नहीं होता। आप तैयारी कीजिए, जब डिप्लोमा आएगा तुरंत फॉर्म भरिए और तुरंत आप क्लियर हो जाने चाहिए इस एग्जाम में। नहीं तो फिर खिंचता चला जाता है कि डिप्लोमा करते हैं, तैयारी करते हैं, अब नौकरी आएंगी या आएगा नहीं। डिप्लोमा के साथ ही सारी तैयारी आपकी हो जानी चाहिए। मतलब आपको दो काम करने डिप्लोमा करते वक्त, एक तो डिप्लोमा के एग्जाम पास करने जो बीटी या जहाँ से भी आप डिप्लोमा कर रहे हो, दूसरा साथ में इनकी प्रिपरेशन करनी है। इनकी प्रिपरेशन बिल्कुल अलग होगी, उससे जो डिप्लोमा का एग्जाम होता है उससे बिल्कुल डिफरेंट होगी, बिल्कुल डिफरेंट होगी। इन गवर्नमेंट सेक्टर में वो IMAED, मटेरियल साइंस और बहुत से सब्जेक्ट नहीं पूछे जाते हैं, तो आपको वो केवल एग्जाम पास करने के लिए पढ़ने होते हैं, वो कंपटीशन एग्जाम में नहीं आते। उसके बाद दूसरा सेक्टर आता है, इसके बाद ये तो गवर्नमेंट सेक्टर हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया और ये या सेंट्रल गवर्नमेंट। उसके बाद आता है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। पब्लिक सेक्टर यूनिट्स क्या होती हैं? कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो सेंटर के अंडर में काम करती हैं, वो प्राइवेट नहीं होती हैं ये। मतलब इनमें 50% से ज्यादा स्टेक गवर्नमेंट का होता है। इनको कई कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इनको महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न की कैटेगरी दी जाती है। जो जो वो बड़ी कंपनियां होती हैं उनको महारत्न का दर्जा दे देते हैं, फिर नवरत्न आती हैं, फिर मिनी रत्न आती हैं। ठीक है, और उसके बाद कुछ अदर कंपनीज भी आती हैं जो मिनी रत्न है अदर PSUs में आती हैं। तो ये बहुत सारी कंपनियां हैं। आप इंटरनेट पे सर्च करोगे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कितनी होती हैं, तो बहुत सारी हैं। जैसे NTPC हो गया, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, ये सब गवर्नमेंट कंपनियां होती हैं। ऐसी ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, HPCL, BPCL, भारत पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, CIL, कोल इंडिया लिमिटेड, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड, NHPC, नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन, SJVN, ये भी हाइड्रो पावर की कंपनी है जो हिमाचल प्रदेश में है। IOCL आप सभी जानते हैं, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, NLC, निवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन, ये वाइजैग स्टील है जो विशाखापट्टनम में स्टील की एक फैक्ट्री है, काफ़ी बड़ी है। HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जो डिफेंस के प्रोडक्ट बनाती है। BHEL, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। ये मैंने कुछ कंपनियां लिखी हैं, और भी बहुत सारी होती हैं। अब अच्छा, इन NTPC का कोई ऐसे कोई एक कॉमन एग्जाम नहीं होता, जैसे SSC JEE कराता डिफरेंट एग्जाम, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के लिए, ऐसे नहीं हो ये होता। ये सभी कंपनियां बिल्कुल अलग होती हैं, एक दूसरे से इनका कोई मतलब नहीं होता। इन कंपनीज को जब वैकेंसी की ज़रूरत होती है तब ये एडवर्टीजमेंट निकालती हैं, उनका एग्ज़ाम लेती हैं और आपको नौकरी दे देती हैं। ऐसा भी होता है कि एक ही महीने में चार PSUs के फॉर्म आ गए, एक ही महीने में चारों के एग्ज़ाम है। और कभी कभी ये होता है कि कभी एक का आ गया, फिर 2 महीने बाद आ गया, 4 महीने बाद आ गया, तो इनका कोई पैटर्न नहीं होता फिक्स कि हर साल आएंगे। पर जिनको जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैकेंसी आती रहती हैं। ऐसे ही फिर यहाँ पे मेट्रो की वैकेंसी आती है, जैसे दिल्ली मेट्रो हो गया, नोएडा मेट्रो कॉरपोरेशन, नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हो गया। उत्तर प्रदेश में जैसे लखनऊ में और क्या नाम है ये कानपुर में मेट्रो बन रही है, मेरठ में बन रही है, तो उनके लिए एक कॉमन एग्जाम होता है उत्तर प्रदेश मेट्रो के लिए। तो ये भी हर 2 साल में या 2.5 साल में 3 साल में एक बार किसी ना किसी मेट्रो का फॉर्म आता ही रहता है। ऐसे किसी ना किसी PSU का फॉर्म हर 6 महीने में आता रहता है। ऐसे ही कुछ ये कंस्ट्रक्शन, मतलब रेलवे की, RVNL, रेलवे विद्युत निगम लिमिटेड, DFCCIL, डिफेंस, वो डेडिकेटेड, मतलब ये रेलवे के सेक्टर की कंस्ट्रक्शन कंपनी है एक। ऐसी फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया हो गया, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हो गया, ये NFL, नेशनल फर्टिलाइजर हो गया, इफको हो गया। और बैंक्स में भी जितने भी PSU बैंक्स हैं, PNB हो, SBI हो या बैंक ऑफ बड़ौदा, जितने भी बैंक है सभी में
जेई की वैकेंसी आती रहती है समय समय पर। अब बैंक्स वगैरह में तो ज़्यादा नहीं आती, 5 6 10 12 ही होती हैं, बट आती हैं वैकेंसी। ठीक। इनमें जैसे काफ़ी ज़्यादा वैकेंसी आती है एनटीपीसी में, या फिर एनएचपीसी में, या आईयूसीएल में, सेल में, वाइजैक स्टील में। अब काफ़ी ज़्यादा जेई की वैकेंसी होती है। और इसमें एक चीज़ और बोल गया मैं, इसमें ओएफसी भी होता है एक, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। बहुत सी फैक्टर होते हैं जो मैंने लिखा है ना, ईटीसी। इसमें काफ़ी सेक्टर आ जाते हैं। ओएफसी इसमें ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज में काफ़ी वैकेंसी आती थी जेई की। ठीक है, तो अलग अलग सेक्टर में ये सब गवर्नमेंट के ही सेक्टर होते हैं, बट एक कंपनी के फॉर्म में है ये। तो इनमें एनटीपीसी में या सभी में कहीं ना कहीं जेई की वैकेंसी आती रहती हैं। इनके एडवर्टीजमेंट आप पढ़ेंगे तो इनमें बहुत अच्छा स्कोप रहता है आपका। मैं कहूँगा कि जो पीएसयू सेक्टर होता है, इट इज मच बेटर देन गवर्नमेंट सेक्टर व्हेन इट कम्स टू सैलरी एंड वर्क कल्चर। अब गवर्नमेंट सेक्टर में एक तो यहाँ पे देखो फायदा क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर में वैकेंसी आई, स्टेट गवर्नमेंट का देख लो आप, वैकेंसी आएंगी 1 साल तक पेपर ही नहीं होगा, 2 साल तक पेपर ही नहीं होगा, पेपर हो गया पेपर कैंसिल हो गया। पीएसयूज में ऐसा नहीं होता। पीएसयू में क्या है, जैसे एनटीपीसी या वाइजैक स्टील का एग्जाम होगा, तो मान के चलो जनवरी में एडवर्टीजमेंट आया तो फरवरी में एग्जाम करा देंगे और मार्च में आपकी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, इतना फास्ट होता है। तो इन सब के पेपर पैटर्न आपको देखने पड़ेंगे। हालांकि जो अगर आप एसएससी जेई की तैयारी करते हैं तो लगभग सभी की तैयारी इसमें हो जाती है। बट आप ये नहीं कह सकते कि एनटीपीसी का फॉर्म तो आने दो उसके बाद हम तैयारी करेंगे, नहीं ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एनटीपीसी का जब फॉर्म आएगा तो 1 महीने के बाद ये एग्जाम हो जाएगा। अब 1 महीने में आप पूरी तैयारी नहीं कर पाओगे, तो आपको पहले से ही तैयारी, वैकेंसी कब आएंगी उसको छोड़ दो, वैकेंसी आएंगी, हर बार आती हैं, हर साल आती हैं, कब आएंगी कब टपक जाएंगी कुछ नहीं पता, पर आपको उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा। जो फाइनल ईयर पास आउट हो चुके हों वे बिल्कुल तैयार रहें, और जो अभी डिप्लोमा कर रहे हैं वो अपना एक बेस बना लें कि हमको इन सेक्टर में जाना है, कौन कौन से सब्जेक्ट से सवाल पूछते हैं, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा गया है, उन सबको अपनी एक स्ट्रेटजी का पार्ट बना लें 3 साल की, तभी ये नौकरी मिल पाएंगी। अच्छा, इन नौकरीज में वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा होता है, बहुत सी कंपनियां सिटीज़ में ही होती हैं। ठीक है, सैलरी, अच्छा सैलरी का इसमें बड़ा अच्छा रहता है गवर्नमेंट सेक्टर में, इसमें पीएसयू में, गवर्नमेंट में तो फिक्स हो जाती है सैलरी। यहाँ पे सैलरी प्योर गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा होती है। ज़्यादा क्यों होती है, पहले तो देखो इनकी वही बेसिक पे, कहीं पे बेसिक पे 30,000 है, कहीं पे 33,000 है, कहीं पे 40,000 भी रहती है। तो उसके हिसाब से अगर डीए वगैरह जोड़ोगे तो लगभग 50,000 से 70,000 तक ग्रोस सैलरी बनती है पीएसयूज में। पर पीएसयूज में पर्क्स भी मिलते हैं, एलोवेंसेस भी मिलते हैं, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर में नहीं मिलते हैं आपको। पर्क्स एलोवेंसेस मतलब जैसे मान के चलो आप ओएनजीसी में काम कर रहे हो, तो ओएनजीसी में समुद्र में काम करते हैं, वहां पे तेल वगैरह निकाला जाता है, क्रूड ऑयल कच्चा तेल, तो वो थोड़ी हार्ड जो मानी जाती है, तो वहां पे आपको हार्ड सिप एलोवेंसेस मिलता है। मतलब अगर आप ओएनजीसी में काम करते हो तो आपको हर महीने 5,000 6,000 सैलरी ज्यादा होती है, क्योंकि आप एक कठिन सेक्टर में काम कर रहे हो। ऐसे ही ये कोल इंडिया वगैरह लिमिटेड में भी ऐसा ही होता है। ऐसे ही अगर यहाँ पे आप ओवर टाइम कर रहे हो, या फिर कहीं कहीं आपको ट्रेवल एलोवेंसेस दूसरी जगह जाना, तो इन सब के आपको अलग से पैसे मिलते हैं यहाँ पे। आपको यहाँ पे यूनिफॉर्म के भी पैसे मिलते हैं। आपको यहाँ पे अगर ज़रूरत है लैपटॉप वगैरह की या फिर स्टेशनरी, तो उनके अलग से पैसे मिलते हैं आपको खरीदने के लिए। तो यहाँ पे सैलरी आपकी ये तो 50 से 70 हज़ार तो आपके हैं ही हैं, उसके अलग भी आपको पैसे मिलते हैं, इसीलिए इनकी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा हो जाती है। और सैलरी ही नहीं, यहाँ पे देखो पीएसयूज में क्या होता है कि वर्क कल्चर काफ़ी बेटर रहता है। हाँ, गवर्नमेंट सेक्टर की तरह इनका पंखा धीरे धीरे नहीं चलता। तो यहाँ पे आपको अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट या
अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर, कहने को कह दो कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, एक डिसेंट लाइफ होती है। आप कभी आपके आसपास एनटीपीसी में जाओगे तो वहाँ पे देखोगे एनटीपीसी का पूरा एक उन्होंने अपना एरिया बना रखा है। वहीं पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पे बिजली बनती है वो है, और रहने का अलग होता है, क्वार्टर्स होते हैं वहीं पे। तो वहीं पे आपको क्वार्टर मिलेंगे, बहुत अच्छी रोड्स होती हैं, अंदर ही सामान मॉल वगैरह सब फैसिलिटी वहाँ पे रहती हैं। तो आपकी वहाँ पे एक बहुत अच्छी लाइफ मिल जाती है पीएसयूज में आपको। और जो भी बेनिफिट गवर्नमेंट सेक्टर के होते हैं कि भाई पीएफ हो गया या एनपीएस हो गया या पेंशन वगैरह के, जो सेम एग्जैक्ट इनमें भी होते हैं। इन पीएसयूज में परमानेंट जॉब होती है आपकी गवर्नमेंट की तरह, बिल्कुल कोई नहीं। अगर आप वहाँ पे काम अच्छे से कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी कंटिन्यू परमानेंट जॉब रहेगी आपके, जो भी इनका 60 साल तक, या जब भी आप प्रॉपर रिटायर हो गए यहाँ पे। तो ये गवर्नमेंट सेक्टर ही होता है। ठीक। उसके बाद बैंक मतलब इनके एडवर्टीजमेंट देखिए आप, सबके अलग अलग एडवर्टीजमेंट आते हैं। उसके बाद तीसरा आता है प्राइवेट सेक्टर या स्टार्टअप्स। अब प्राइवेट सेक्टर क्या होता है, जो पीएसयूज या गवर्नमेंट से अलग जो कंपनियां होती हैं, जो इंडिविजुअल किसी का एक सीईओ या किसी इंसान की होती हैं, तो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, जैसे रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, इन्फोसिस हो गया, या फिर टोरेंट पावर, बहुत सी जितनी वे सब प्राइवेट कंपनी होती हैं। इनमें नौकरी पाने के दो तरीके होते हैं। पहला, ऑन कैंपस प्लेसमेंट, कि आप जहाँ भी जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं वहाँ पे कंपनी आएंगी, आप उनका इंटरव्यू दीजिए, अगर रिटिन ले रहे हैं तो रिटिन प्लस इंटरव्यू दीजिए, और वहाँ से आपको वो प्लेस्ड हो जाओगे, आप आपको वो ले जाएंगे। दूसरा होता है कि कंपनियां, चलो भाई, अब जैसे वो सारी कंपनियां तो कॉलेज में नहीं आती, तो बहुत सी कंपनियों में ऐसे होता कि आपको जाना पड़ता है, आपको वहाँ पे अपना सीवी रेज्यूमे डालना पड़ता है उनकी वेबसाइट पे, या फिर उनकी वेबसाइट पे जाके आपको देखना पड़ता है कि वैकेंसी खाली है, तो उसको कहते हैं ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। तो जैसे बड़ी कंपनियां हैं, टाटा स्टील, टाटा पावर, रिलायंस पावर, रिलायंस रिलायंस कम्युनिकेशन, टोरेंट पावर, जिंदल स्टील, टीसीएस महिंद्रा, टेक महिंद्रा कहते हैं, और हीरो, मतलब जितनी भी ये मैकेनिकल सिविल या इलेक्ट्रॉनिक्स की जितनी भी कंपनियां हैं, इनमें आप ऑफ कैंपस भी अपने आप को प्लेस्ड कर सकते हैं। उसके लिए थोड़ा सा आपको सर्च करना पड़ेगा, एक एक की वेबसाइट पे जाके, या फिर कुछ वेबसाइट्स भी हैं वहाँ पे आप जाके इनको अपना सीवी रिज्यूमे डाल सकते हैं। रिटिन या इंटरव्यू जो भी प्रोसेस है उसको क्लियर करके आप नौकरी मिल जाती है यहाँ पे। उसके बाद अच्छा, ये प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी होती है, ये होता क्या है, ये वेरी करती है। गवर्नमेंट सेक्टर की तरह या पीएसयू की तरह फिक्स नहीं होती। ये 20,000, जैसे अभी अब नए रिक्रूट होते हैं तो लोग उनकी 20,000 से स्टार्टिंग होती है, जो कि लगभग 60,000 तक भी होती है, अगर आप अच्छे पॉलिटेक्निक से किए हैं और बहुत अच्छे पढ़ने में हैं, आपका एकेडमी रिकॉर्ड अच्छा है, कम्युनिकेशन अच्छा है, आपने कुछ कोर्सेज स्किल सीख रखी हैं, तो आपको 60,000 तक भी प्राइवेट कंपनी स्टार्टिंग में ऑफर कर देती हैं। बट जो प्राइवेट सेक्टर में जो सैलरी होती है वो, ये डिपेंड्स होती है आपकी स्किल और एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे आप अपनी स्किल बढ़ाते जाओगे, अपने आप को अपडेट करते जाओगे, प्राइवेट सेक्टर में आपकी सैलरी लगातार बढ़ती रहेगी। ऐसे ही जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आप एक कंपनी में ही अपनी ग्रोथ कर सकते हो, या फिर आप कंपनी दूसरी स्विच कर सकते हो कि मैंने 3 साल इस कंपनी में काम किया, यहाँ पे मुझे 40,000 मिलते थे, तो आपको नई कंपनी में हो सकता है 50,000 60,000 मिल जाए। तो यहाँ पे चीज़ें वेरी करती रहती हैं। तो जब आप प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है, शुरू में आपको सैलरी कम मिलेगी, बट समय के साथ जब आप एक्सपीरियंस्ड हो जाओगे तो आपकी सैलरी गवर्नमेंट सेक्टर से ज़्यादा हो जाएगी। आपको 7 साल या 8 साल बाद आप ओवरटेक कर लोगे उनको आराम से। पर उसमें प्राइवेट सेक्टर में क्या, थोड़ा सा जॉब सिक्योरिटी का, कभी कभी ये होता जॉब चला गया, कभी कभी ये होता जॉब काफ़ी दूर मिल गया आपको। ठीक, और थोड़ा वर्क प्रेशर भी यहाँ पे ज़्यादा रहता है, बट ये है कि आने वाला समय एआई का है, तो प्राइवेट सेक्टर भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है।
उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करते हैं, उनका मन भर जाता है, नहीं नहीं अब हमको अपना कुछ करना है। तो उसको अपना जो कुछ करना है उसको बिजनेस या स्टार्टअप बोलते हैं। तो जैसे आप कुछ अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं कि हमने एक दो पर साल कंपनी में किसी में काम किया, वहाँ पे काम सीख लिया हमने, अब हम अपना कुछ स्टार्ट करते हैं। जैसे मैकेनिकल में भाई सर्विस स्टेशन खोल लेते हैं लोग, गाड़ी की सर्विस करते हैं या बाइक की सर्विस करते हैं, एक बड़ा अपना शोरूम खोल लीजिए वहाँ पे। आप वहाँ पे अपने कुछ लेबर रख लीजिए और सर्विस स्टेशन चलाइए। आजकल इलेक्ट्रिक व्हीकल आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की अलग से मेंटेनेंस होगी, तो उनका एक अलग से सर्विस स्टेशन बनेगा। ऐसे ही कुछ आप पार्ट्स मैन्युफैक्चर करके सेल कर सकते हैं। बहुत सी चीज़ें होती हैं, जैसे सब गाड़ियों के पार्ट्स हो गए या लैपटॉप के पार्ट्स हो गए, एसी के पार्ट्स हो गए या कंस्ट्रक्शन मटेरियल के पार्ट्स हो, कंस्ट्रक्शन मटेरियल खुद हो गया, तो उनको आप मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं, कोई मशीन होगी उनकी, कुछ उसमें स्किल लगेंगी, तो उस स्किल को सीख के मशीन को लाकर उनको पार्ट्स को सेल कीजिए आप। जैसे मुझे याद है एक कुछ ये सिलेंडर वगैरह, गैस सिलेंडर, उसमें कुछ पीतल का कुछ वो लगता है, एक पार्ट्स लगता है। तो एक वहाँ पे छोटी सी शॉप खोल रखी थी, उनके पास एक मशीन थी, तो केवल वो वही बनाते थे और उससे हर महीने लाखों रुपए कमाते थे वो। तो कहीं से पीतल वगैरह आप लाते थे, वहाँ से उनको पार्ट्स बनाते थे, और वो पार्ट्स अपने जो भी उनके सप्लाई होते रहते थे और वो सप्लाई करते थे। तो ये एक उनका अपना बिजनेस हो गया। ऐसी मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल सेल कर सकते हो कुछ। जैसे कोई भी कंपनी है, हमारे पास मटेरियल की तो ज़रूरत होती है ही। तो आप मटेरियल लाइए, उसका मैं मतलब प्रोसेस कर सकते हैं उसको आप, या फिर डायरेक्ट भी सेल कर सकते हैं कंपनियों से। तो एक मटेरियल सेलिंग और उसके मैनेजमेंट का ये बिजनेस हो गया। ऐसे ही मेटलर्जी का होता है। ये तो वो बता रहा हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखे हैं, ऐसे तो बहुत से बिजनेस हो सकते हैं। अलग अलग ब्रांच में अलग अलग बिजनेस हो सकते हैं। तो वो जब आप कहीं इंडस्ट्री में काम करने जाओगे तब आपको जानकारी होगी कि अच्छा ये काम भी हो सकते हैं, जो हम खुद भी कर सकते हैं। मेटलर्जी में क्या होता है, एक यहाँ पे मैं गया था एक जगह, वहाँ पे वो लोग क्या काम करते थे कि जो स्क्रैप्स होता था, वो स्क्रैप्स मतलब कूड़ा कबाड़ा जो होता था, जो बड़ी बड़ी कंपनियों का होता था। जैसे बहुत कंपनियों में कुछ स्टील बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो वहाँ पे जो कूड़ा कबाड़ा होता था, उसमें उसको स्क्रैप्स बोलते हैं, तो वो वहाँ से लाते थे। ये कह लिए कि वहाँ से ट्रक वगैरह आते थे और उनकी एक शोरूम था, या मतलब एक छोटी सी फैक्ट्री थी उनकी। ठीक। तो उसमें वो आता था, उसमें लोहे के तार पीतल मिक्स होता था, कुछ सोना चांदी थोड़ा बहुत, मतलब सब चीजें उसमें मिक्स होती थी। वो लोग क्या करते थे, मेटलर्जी का काम करते थे, मतलब उसमें से जो उस कूड़े कबाड़े में उसको आयरन को अलग करते थे, फेरस को अलग करते थे, पीतल को अलग करते थे, उसमें चांदी निकलती थी, सोना निकलता था, सबको अलग अलग वो निकाल लेते थे उसको। और उनके छोटे छोटे बिस्किट्स बनाते थे वो। और उन बिस्किट्स को कि भाई ये पीतल का बिस्किट है, ये इसमें चांदी है, इतने परसेंट चांदी चांदी है, तो इसको मेटलर्जी का काम बोलते हैं। तो उसमें बहुत ज्यादा मार्जिन होता है। अब इसमें कितना कमाओगे आप जितना काम करोगे, जितना आप रॉ मटेरियल को फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते रहोगे, उतनी आपकी सैलरी बढ़ती रहे, मतलब फायदा होता रहेगा। तो ये भी एक तरीका होता है। उसके बाद हायर स्टडी, कि कुछ लोगों को भी डिप्लोमा अच्छा लग गया कि ये तो अच्छा सेक्टर है, तो क्यों हम जूनियर इंजीनियर बने, हम क्यों ना डायरेक्ट असिस्टेंट इंजीनियर बन जाएं, या फिर कुछ और कर लें, कि आगे पढ़ने का मन हो किसी का, कि क्यों ना टीचिंग फील्ड में कहीं भी चले जाएं। तो उसके लिए एक हायर स्टडी एक ऑप्शन होता है, जिसमें आप बीटेक कर सकते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी से बीटेक होता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी जैसे आईआईटी हो गया, एनआईटी हो गया। स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं उत्तर प्रदेश का बता रहा हूँ, जैसे ये एकेटीयू हो गया, ऐसी बिहार में होता है। तो सबका अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होता है। वैसे तो जेई मेन ही होता है अब तो। और तो जेई मेन दोगे तो आपको बीटेक में एडमिशन मिल जाएगा।
ऐसे कुछ अदर इंस्टीट्यूट भी होते हैं, जैसे एनपीटीआई है ये, नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है ये, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से रिलेटेड ये बीटेक और अदर कोर्सेज कराते हैं। ऐसे काफ़ी इंस्टीट्यूट हैं जहाँ पे आप किसी इंस्टीट्यूट से भी बीटेक वगैरह कर सकते हैं। तो बीटेक के बाद फिर वही कि वहाँ पे प्लेसमेंट होगा या उनकी अलग जॉब्स होती हैं। उसके साथ आप क्या कर सकते हैं, हायर स्टडी तो नहीं बोलेंगे इसको, बट ये है कि जैसे आप तैयारी कर रहे हैं किसी एग्जाम की, तो उसके साथ साथ आप कोई स्किल कोर्स कर सकते हैं, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो। स्किल कोर्स कहाँ से होते हैं, जैसे मान के चलो आप मैकेनिकल में हो या इलेक्ट्रिकल में, तो आप मैट लैब सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर होता है। ऐसी सभी अलग अलग ब्रांचों में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं, कुछ स्किल कोर्सेज होते हैं जो कि ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिनकी जो 6 महीने के होते हैं, 1 साल के होते हैं या 3 महीने के होते हैं, जो सर्टिफिकेट बेस्ड कोर्स होते हैं। तो आप इंडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट स्किल इंडिया डिजिटल या फिर अदर आईआईटीज की वेबसाइट पे कोर्स अवेलेबल होते हैं। आईआईटीज की जाइए, जैसे आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली, अलग अलग 6 महीने के 1 साल के कोर्स चलाते हैं वो लोग। तो आप उनको वहाँ पे पढ़ोगे तो आपका एक स्किल बढ़ जाएगा। तो अगर आप स्किल कोर्स के बेस पे प्राइवेट सेक्टर में आसानी से एंट्री ले सकते हो। दूसरा हो सकता है कि आपको भाई बीए बीएड टेक नहीं करना, मुझे बीएससी करते हैं काफ़ी लोग, बैचलर इन साइंस, या फिर बीसीए, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये भी आप कर सकते हो। अगर आपको आप थोड़ा सा, मतलब ये बिल्कुल तो नहीं कहेंगे, है तो टेक्निकली फील्ड ये भी, बट थोड़ा सा हटके हो गया है। मतलब अगर किसी को ग्रेजुएशन करना है तो आप वो बीएससी या बीसीए का ऑप्शन वो चूज कर सकता है, अगर कोई बीटेक नहीं करना चाहता है तो। उसके बाद कुछ लोगों का मन होता है कि नहीं नहीं, हम तो डिप्लोमा तो है ही है, हमें नौकरी तो करनी है, नौकरी तो आईटीआई में भी है। तो लोग क्या करते हैं, 2 साल की आईटीआई भी कर लेते हैं। तो उससे क्या फायदा होता है, एक तो आईटीआई एक स्किल ओरिएंटेड कोर्स है, तो आईटीआई की ऑब्वियसली वैकेंसी ज़्यादा आती हैं, पर डिप्लोमा से थोड़ी छोटे लेवल की होती हैं। तो आईटीआई करने के बाद क्या होता है, जो डिप्लोमा की वैकेंसी पे भी फॉर्म भरते हैं और आईटीआई की पे भी भरते हैं। तो आईटीआई को बहुत बेकार ऑप्शन नहीं है, अच्छा है। हायर स्टडी नहीं बोलेंगे इसको, बट आईटीआई इज ए बेटर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ दिस इंजीनियरिंग फील्ड। उसके बाद किसी को भाई नहीं नहीं, अब डिप्लोमा हो गया, मुझे ये मैथ रीजनिंग मैथ फिजिक्स वगैरह समझ नहीं आते, किसी का इंजीनियरिंग से ही मन उठ गया हो, तो फिर क्या करता है कि भाई कुछ और कर, तो फिर भाई आगे पढ़ते हैं। तो आगे क्या करेंगे, बीए बीएससी एज ए ग्रेजुएशन आप कर सकते हैं। अगर आपको अपने इस फील्ड से निकलना है इंजीनियरिंग से कि मुझे समझ नहीं आ रहा, तो आपको देखो ग्रेजुएशन तो करनी ही पड़ेगी। तो उसके लिए आपका ऑप्शन है, या तो किसी भी सब्जेक्ट से आप ग्रेजुएशन कर लीजिए, बीए में कर बीए कर लीजिए, और कोई भी ग्रेजुएशन, अगर आपको नॉर्मल ग्रेजुएशन 3 या 4 साल का कोर्स होता है, उससे क्या होगा, आप दूसरे अदर फील्ड में, नॉन टेक्निकल फील्ड में आप फॉर्म भर पाएंगे। ठीक। उसके बाद होता है नॉन टेक्निकल जॉब्स। नॉन टेक्निकल जॉब्स वो जॉब्स जो इंजीनियरिंग वाली नहीं है, उनको नॉन टेक्निकल बोलेंगे। तो उसमें क्या होता है, अगर दो तरीके से आप नौकरी ले सकते हो। पहला आफ्टर डिप्लोमा, डिप्लोमा या इंटरमीडिएट के बाद। इंटरमीडिएट तो डिप्लोमा इक्विवेलेंट ही होते हैं, जहाँ पे इंटरमीडिएट वाले फॉर्म भरते हैं वहाँ पे डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं ज़्यादातर जगह। तो केवल डिप्लोमा इंटरमीडिएट के बाद क्या क्या, जैसे आप नॉन टेक्निकल जो में डिफेंस सेक्टर में, पुलिस या मिलिट्री या पैरा मिलिट्री, पुलिस में जैसे दिल्ली पुलिस हो गया, यूपी पुलिस हो गया, और मिलिट्री जैसे आर्मी में हो गया, या फिर पैरा मिलिट्री बीएसएफ सीआईएसएफ वगैरह में हो गया, तो वहाँ पे कांस्टेबल की जॉब निकलती हैं, जो कि 12th या डिप्लोमा बेस्ड होती हैं। उनका एंट्रेंस होता है, फिजिकल होता है, कुछ दौड़ भाग, और वहाँ पे आप ये ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद जो एसएससी होती हैं, जैसे जेई की वैकेंसी अलग निकालती हैं और नॉन टेक्निकल की अलग निकलती हैं। जैसे उसमें पटवारी हो गया, पंचायत सेक्रेटरी हो गया, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर हो गया, ऑफिस अटेंडेंट हो गया, मल्टीटास्किंग स्टाफ हो गया, जूनियर असिस्टेंट हो गया, जो ये क्लर्क का जूनियर असिस्टेंट सीनियर असिस्टेंट काम करते हैं। तो वहाँ पे भी ये आप 12th के बाद ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे ही रेलवे सेक्टर में बहुत सी वैकेंसी आती हैं, जैसे आपने
मतलब जैसे रेलवे में जेई की वैकेंसी निकलती है, ऐसी नॉन टेक्निकल की भी वैकेंसी निकलती है, वहाँ पे क्लर्किकल स्टाफ की वैकेंसी निकलती है। इसमें जो इंटरमीडिएट के बाद एक सेंट, जैसे ये तो स्टेट के एसएससी हो गए, एक सेंटर एसएससी भी होता है। वही जो जैसे एसएससी जेई का एग्जाम होता है, ऐसे ही एसएससी एक 12th लेवल का एग्जाम कराता है। ठीक है, उसमें जो इस सेंट्रल गवर्नमेंट में 12th के बेस पे जो क्लर्क वगैरह बनते हैं, और फिर एक एमटीएस भी होता है, उनके अलग से फॉर्म आते हैं, तो वो नॉन टेक्निकल में आप ट्राई कर सकते हैं। उसके बाद ये तो 12th वाली जॉब थी। उसके बाद ग्रेजुएशन के बाद भी जॉब्स होती हैं। आप कोई भी ग्रेजुएशन बीए कर लो, बीएससी बीसीए या बीटेक कुछ भी, उसके बाद आप एक नॉर्मल ग्रेजुएट माने जाते हो, और आप इन फॉर्म्स को आसानी से फिर भर सकते हो तैयारी करके। एसएससी सीजीएल का हर साल फॉर्म होता है। लगभग 15 से 20 हज़ार वैकेंसी होती है। कौन सी वैकेंसी होती हैं? जो सेंटर में बड़े नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम एक्साइज हो गया, या फिर डिपार्टमेंट ये पोस्ट ऑफिस हो गया, या फिर फॉरेन मिनिस्ट्री में हो गया, तो वहाँ पे जो इनकम टैक्स वगैरह ये बनते हैं, ऑफिसर बनते हैं, इनकम इंस्पेक्टर बनते हैं, तो वो एसएससी सीजीएल के एग्जाम के थ्रू जाते हैं। उसके बाद आप बैंक में होता है, डिफरेंट बैंक हैं, पीएसयूज बैंक, एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, इसमें बैंक की यहाँ पे ग्रेजुएशन के बाद क्लर्क या फिर पीओ की वैकेंसी निकलते हैं, तो आप उनको भर सकते हैं। अच्छा, बैंक में क्लर्क बनने के लिए भी ग्रेजुएशन की जरूरत पड़ती है। उसके बाद फिर ये स्टेट पीएससी आता है, जैसे यूपी पीसीएस सुना होगा आपने। तो यूपी पीसीएस में आपको वही एसडीएम या फिर डीएसपी वगैरह बनना हो तो स्टेट का एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद यूपीएससी आता है, आईएएस का अगर किसी को ट्राई करना हो तो ग्रेजुएशन के बाद वो आईएएस का फॉर्म भर सकता है, जो कि यूपीएससी कराता है। ऐसी डिफेंस सेक्टर में 12वीं के बाद कांस्टेबल बनते हैं, तो ग्रेजुएशन के बाद सब इंस्पेक्टर बनते हैं। एसआई की वैकेंसी आती है, उत्तर प्रदेश एसआई हो गया, या फिर ये दिल्ली पुलिस में एसआई हो गया। उसके लिए एक एग्ज़ाम होता है सीपीओ, जो दिल्ली पुलिस में या ये पैरामिलिट्री फोर्स में एसआई बनते हैं। ठीक, तो वो ट्राई कर सकते हो आप। या फिर टीचिंग फील्ड हो गया। टीचिंग फील्ड में क्या हो गया, आपको टीचिंग फील्ड में कैसे एंट्री होगी, आप किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करोगे, और उसी सब्जेक्ट में आप फिर टीचर के लिए ट्राई कर सकते हो। अब टीचर बनने के लिए अलग अलग क्रिटेरिया होता है कि आपको बीएड करना है या फिर बीटीसी जेबीटी करनी है, वो एक अलग कोर्स होता है। इसमें नॉन टेक्निकल में आपको कंप्यूटर के कोर्स की भी ज़रूरत होती है, ट्रिपल सी जैसे नाम से एक कोर्स होता है, तो ये वीडियो या पटवारी बनने के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए पीईटी वगैरह के एग्ज़ाम, ये नॉन टेक्निकल काफ़ी वाइड एरिया है उसके लिए। जब आओगे तो इसमें वो सब आपको पता चल जाएगा कि कितनी वैकेंसी कहाँ पे आती है। तो मेनली ये लेक्चर मेरा गवर्नमेंट गवर्नमेंट और पीएसयू पे था, जो डिप्लोमा की जॉब्स होती हैं। अच्छा, ये जॉब्स का आपको पता कहाँ से चलेगा? आप गवर्नमेंट की वेबसाइट जा सकते हो, यूपीएससी हो गया, पीसीएस हो गया, या फिर एसएससी की वेबसाइट होती हैं, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, सेंटर की या फिर स्टेट की, सब पे आप जा सकते हैं। उन पे सभी अपडेट, जॉब्स के एडवर्टीजमेंट या प्रीवियस ईयर के पेपर आपको मिल जाएंगे। और जो पीएसयूज बताई थी मैंने, एनटीपीसी, आईयूसीएल, वाइजैक स्टील, एनएलसी वगैरह, या फिर डीआरडीओ, इसरो हो गया, वहाँ पर उनकी इंडिविजुअल वेबसाइट पे जाइए आप। जैसे डीआरडीओ की वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको जो रिक्रूटमेंट है वो सब आपको मिल जाएंगे वहाँ पे। ठीक, ऐसी अदर वेबसाइट है जहाँ पे एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, जैसे कुछ साइट है जैसे freejob.com है, यहाँ पे आप जाएंगे तो जो आज वैकेंसी आई होंगी उनके सबके एडवर्टीजमेंट मिल जाएंगे। ऐसे ये सरकारी रिजल्ट डॉट कॉम है, ये साइट थोड़ा सा भी पहले काफ़ी अच्छी चलती थी, अब तो शायद बंद हो गई है, क्या हुआ इसमें कुछ दिक्कत है जो भी है। अब तो ऐसी काफ़ी वेबसाइट काफ़ी आ गई हैं, उन पे आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे आपको सभी जॉब्स के एडवर्टीजमेंट आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, और वहीं से आप डायरेक्ट उनको अप्लाई भी कर सकते हैं। दूसरा, आपके पास ये बड़े बड़े फ़ोन हैं तो इन पे आप व्हाट्सएप ग्रुप हैं बहुत सारे, ग्रुप नहीं व्हाट्सएप चैनल है, ग्रुप भी हैं। ग्रुप तो कोई इंडिविजुअल बना ले, जैसे हमने बना रखा है। तो ऐसे व्हाट्सएप चैनल्स पे आप
सब्सक्राइब कर लीजिए, तो वहाँ पे जो भी जॉब्स होती हैं आपको मिल जाती हैं। अच्छा, इस वीडियो के बाद जैसे अब इतने एनटीपीसी या गवर्नमेंट सेक्टर में एक मेरे सीरीज है मेरे पास, मतलब काफ़ी मेरे पास प्रीवियस ईयर के एडवर्टीजमेंट पड़े हैं कि जॉब्स कितनी आती हैं, कितने रिजर्वेशन कितना रहता, क्या क्या पेपर पैटर्न रहता, क्या क्या एज एलिजिबिलिटी रहती है। तो आपको मैं इसके बाद एक जो प्रीवियस कुछ साल में, 1-2 साल में जितनी जॉब की वैकेंसीज एडवर्टीजमेंट आई हैं इस फील्ड में गवर्नमेंट या पीएसयू में, वो आपको मैं अवेलेबल करा दूंगा इसमें, ताकि आप उनको गो थ्रू हो जाइए, एक बार देख लीजिए वैकेंसी कैसे आती हैं, कैसे तैयारी करनी होती है, और क्या क्या उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है। ठीक। तो ये था सब आपके डिप्लोमा के सेक्टर में, बहुत अच्छा सेक्टर है। बशर्ते आपको पता होना चाहिए आपको जाना कहाँ पे है, और अगर आपको ये पता होगा जाना कहाँ पे, तो आपकी रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। और आपको अगर एक टारगेट बना लिया, तो फिर आपका धीरे धीरे उसमें आप एक, फिर कहते हैं ना, धीरे धीरे ही वो घड़ा भरेगा। तो धीरे धीरे पढ़ते रहिए, एक एक सब्जेक्ट पढ़िए, उसमें चीज़ें ऐड करते जाइए, शॉर्ट नोट्स बनाते जाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते जाइए। किसी को यूट्यूब से लेक्चर ले लीजिए, कोई नहीं है तो पेड लेक्चर ले लीजिए, क्योंकि आपकी ये जो नौकरी होगी अगली आपकी 30-40 साल, 30-40 साल की ज़िंदगी डिसाइड करेगी। ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन। कोई दिक्कत हो तो यू कैन कॉन्टेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप। सबको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, जिसको नहीं है वो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम अवेलेबल करा देंगे। थैंक यू वेरी मच।